यह वीडियो वॉल्ट विटमन की कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर आधारित लेसन का तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम कविता के पहले छंद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शुरुआत में पूरे छंद को इकट्ठे पढ़ेंगे। इसके बाद हर पंक्ति का अर्थ समझते हुए छंद के भावार्थ का अनुमान लगाएंगे। शुरू करते हैं। I celebrate myself and sing myself. And what I assume, you shall assume. For every atom belonging to me, as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents, the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor, for good or bad, I permit to speak at every hazard. Nature without check, with original energy. पहला छंद यहीं खत्म होता है। पहली पंक्ति कहती है I celebrate myself and sing myself. Celebrate यानी जश्न मनाना। तो पंक्ति का अर्थ हुआ मैं अपने आप का उत्सव मनाता हूं, मैं अपना गीत गाता हूं। पहली पंक्ति से हमें पता चलता है कि कवितावाचक I यानी स्वयं है, और यह भी पता लगता है कि कवितावाचक किस बारे में कविता कह रहा है। वह माई सेल्फ यानी अपने बारे में बताना चाहता है। पहली पंक्ति से हमें कवितावाचक की मनोदशा और कविता के भाव यानी मूड भी ज्ञात होते हैं। सेलिब्रेट और सिंग दोनों खुशी और उल्लास के द्योतक हैं। दूसरी पंक्ति कहती है एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। अज्यूम का अर्थ हुआ पूर्वानुमान लगाना। तो पंक्ति का अर्थ हुआ कि और जो मैं मानता हूं वो तुम मानते हो। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जिन अधिकारों पे मेरा हक है उन पे तुम्हारा भी हक है। यदि मैं सेलिब्रेट और सिंग कर रहा हूं तो तुम्हें भी सेलिब्रेट और सिंग करने की पूरी इजाजत है। तीसरी पंक्ति कहती है फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। फॉर का इस पंक्ति में अर्थ हुआ बिकॉज यानी क्योंकि या इस वजह से। एटम यानी अणु या कण, मानो छोटे से छोटा हिस्सा। बिलोंग का अर्थ होता है किसी की मलकियत होना। तो पंक्ति का अर्थ हुआ क्योंकि हर कण जितना मेरा है वो उतना ही तुम्हारा भी तो है। पहली तीन पंक्तियां मिलकर पहला प्रतिछंद बनाती हैं। इस प्रतिछंद में I और U के इस्तेमाल पर गौर करें। कवितावाचक 2 बार I कहता है और 2 बार U कहता है। इससे I और U में बराबर का रिश्ता बन जाता है। अज्यूम शब्द भी 2 बार दिखता है, एक बार I के साथ और एक बार U के साथ। इसलिए I और U के संतुलन को दोहराता है। I स्वयं का संकेतक है और यू हर उस अन्य व्यक्ति का जो स्वयं से भिन्न होते हुए भी उससे जुड़ा हुआ है। मैं और तुम, स्वयं और अन्य, सबका बराबर के हिस्से का हक है। इस प्रतिछंद में कविता के 2 वस्तु विशेष उभर कर आते हैं। स्वयं की प्राथमिकता तो है ही क्योंकि I कविता का पहला शब्द है, और सामाजिक समावेश भी उभर कर आता है क्योंकि वाचक कहता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। चौथी पंक्ति आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ यानी आराम से इधर उधर घूमना। यहाँ लोफ की स्पेलिंग LOAFE है। यहाँ लोफ की स्पेलिंग LOAFE है, जबकि सही तरीके से लोफ लिखा जाता है LOAF बिना ई के। अतः यह विटमन की भाषा संबंधित अवज्ञा का उदाहरण है। स्वयं की स्वच्छंदता की घोषणा है। इनवाइट यानी आमंत्रित करना, सोल यानी आत्मा या अस्मिता।
तो पंक्ति का अर्थ हुआ, मैं घूमते फिरते अपनी अस्मिता को आमंत्रित करता हूँ। पांचवी पंक्ति, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. लीन यानी टिक कर आराम करना, ईज यानी आराम, ऑब्जर्विंग यानी गौर से देखना, स्पियर यानी भाला या शूल, समर यानी गर्मी, ग्रास यानी घास। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, आराम से टिक कर गर्मी के घास के शूल को देख रहा हूं। इस पंक्ति में हमें वाचक की शांत मनोस्थिति के बारे में पता चलता है। लीन, लोफ, ईज तीनों शब्द धैर्य के द्योतक हैं। अमेरिका के उत्तरी भाग की ठंड बहुत कड़क होती है। महीनों तक जमीन बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए गर्मी के मौसम की घास बहुत ताजी और मखमली होती है। वाचक की मुद्रा धैर्यपूर्ण है, लेकिन उसमें आलस्य नहीं है। वो घास के एक अकेले शूल को ध्यान से देख रहा है। इस पंक्ति में घास का शूल स्वयं का रूपक है, जो समूह में होकर भी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। पंक्ति में कविता वाचक एक ऐसी इमेज, एक ऐसा प्रतिरूप बनाता है जिसमें स्वयं घास के शूल में अपने आप को देख रहा है। चौथी और पांचवी पंक्तियां मिलकर दूसरा प्रतिछंद बनाती हैं। इस प्रतिछंद में स्वयं की महत्ता पर जोर है, अपनी सोच खुद बनाने पर जोर है और अस्मिता को जागृत करने का आह्वान है। छठी पंक्ति कहती है, My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. टंग यानी जुबान, ब्लड यानी रक्त, सॉइल यानी जमीन या मिट्टी, एयर यानी वायु। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, मेरी जुबान, मेरे खून का हर कण इस मिट्टी, इस वायु से बना हुआ है। टंग इज अ मेटोनिमी फॉर लैंग्वेज, यानी जुबान भाषा का संकेतक है। मिट्टी और वायु स्वयं को अपने देश से जोड़ते हैं। यह पंक्ति मनुष्य के अस्तित्व को, उसकी भाषा को जमीन से जोड़ती है, उस मिट्टी से जिससे वह बना है, यानी जहां उसका जन्म हुआ है। सातवीं पंक्ति कहती है, born here of parents, here from parents the same and their parents the same. born यानी जन्म लेना, parents यानी माता पिता, same यानी समानता। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, जन्मा यहाँ जहां मेरे माता पिता जन्मे और उनके माता पिता भी। इस पंक्ति में ऑफ और फॉर शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान दें। दोनों का मतलब एक ही है, से या द्वारा, माता पिता के द्वारा जन्मना, माता पिता का उनके माता पिता के द्वारा जन्मना। फिर दो अलग शब्दों का प्रयोग क्यों? शब्द के बदलाव से वाचक पीढ़ियों के फर्क की ओर संकेत कर रहा है और सेम शब्द के दोहरे इस्तेमाल से पीढ़ियों की समानता भी उभार रहा है। आठवीं पंक्ति है, I, now 37 years old, in perfect health begin. Perfect यानी पूर्णतः, health यानी स्वास्थ्य। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, मैं आज 37 साल में ताकत से भरपूर शुरू होता हूं। यहां पर आई से विटमैन अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि कविता के प्रकाशन के समय उनकी उम्र भी 37 वर्ष थी। वे ऐलान कर रहे हैं कि यह कविता उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। याद करें कि अभी तक विटमैन पत्रकारिता के काम में जुटे हुए थे। 16 वर्ष समाचार पत्रों में लेख लिखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि अब से अपनी आवाज़ लोगों तक कविता के माध्यम से पहुंचाएंगे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसे वे जोश के साथ आरंभ करते हैं, यानी इन परफेक्ट हेल्थ। इस पंक्ति को हम उनकी पूरी पीढ़ी को आह्वान करने का एक तरीका भी समझ सकते हैं कि उनके उम्र के आसपास के लोग नई सोच की शुरुआत करें। छठी, सातवीं और आठवीं पंक्तियों से कविता का तीसरा प्रतिछंद बनता है। इस प्रतिछंद में व्यक्ति का उसकी जन्मभूमि से अभिन्न रिश्ता अंकित किया गया है।
इस रिश्ते की प्राचीनता को दर्शाया गया है और साथ ही नई शुरुआत की गुहार भी की जाती है। नवी पंक्ति अपने आप में कविता का चौथा प्रतिछंद भी है। वो कहती है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। होपिंग यानी आशा करना, सीज यानी रुक जाना, डेथ यानी मृत्यु। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, आशा करता हूं कि मरने तक ना रुकूं। इस पंक्ति में वाचक अपने आजीवन समर्पण को घोषित करता है, अपने सिद्धांतों के प्रति आजन्म निष्ठा का संकल्प उठाता है। कविता का अंतिम प्रतिछंद 4 पंक्तियों का है। 10वीं पंक्ति कहती है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस। क्रीड्स यानी पंथ, स्कूल्स का तात्पर्य यहाँ संप्रदाय से है, अबेयंस यानी ठहराव। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, पंथ और संप्रदाय ठहरे हुए हैं, यानी पुरानी सोचने के तरीकों में कोई ऊर्जा नहीं है, वे शक्ति विहीन हैं। 11वीं पंक्ति कहती है, रिटायरिंग बैक अ while sufficed at what they are but never forgotten। रिटायरिंग बैक यानी मुड़ के देखना, while यानी थोड़ी देर तक, sufficed यानी उपयोगी होना। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, कुछ दिन पहले उनकी उपयोगिता थी लेकिन उन्हें भूला नहीं गया। यह पंक्ति एक बार फिर पुरानी सोच से अलग होने की गुहार लगाती है। 12वीं पंक्ति कहती है, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard। हार्बर का यहाँ अर्थ है एक ढंग की सोच रखना, फॉर गुड और बैड यानी नतीजा चाहे जो भी हो, परमिट यानी अनुमति देना, हैजार्ड यानी खतरा। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, मैं अनुमति देता हूँ कि हर खतरनाक मोड़ पर बोलो। इस पंक्ति का भाषा चयन हमें यह सोचने पर बाध्य करता है, कौन किसे अनुमति दे रहा है। वाचक न तो कहता है आई परमिट माई सेल्फ, न कि आई परमिट यू। वाचक यह स्पष्ट नहीं कर रहा कि वह अपने आप को अनुमति दे रहा है या किसी और को। इस अस्पष्टता में हमें वाचक का अभिप्राय ज्ञात होता है। वह स्वयं को और अन्य दोनों को स्वतंत्र समझता है, दोनों की स्वच्छंदता से अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा, खासकर जब अप्रत्याशित बदलाव के खतरे का सामना करने की आवश्यकता पड़े। 13वीं अंतिम पंक्ति कहती है, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर यानी सृजन, विदाउट चेक यानी निर्बाध, विद ओरिजिनल एनर्जी यानी शुद्ध ऊर्जा से परिपूर्ण। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, सृजन निर्बाध शुद्ध ऊर्जा से परिपूर्ण। अंतिम पंक्ति में कवितावाचक सृजन से प्रेरणा लेता है। सृजन की अपार ऊर्जा का प्रतिबिंब वह अपने देश के हर व्यक्ति में देखना चाहता है। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम पुस्तक में दिए हुए अभ्यास करेंगे। अभ्यास C1 कहता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें विस्तार में देने हैं। याद रखें कि लॉन्ग आंसर लिखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता है, इसलिए जो उत्तर हम यहाँ देखेंगे वो खाली एक मुमकिन उत्तर है। कई और तरीके भी हो सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने की। आपके अभ्यास में 6 लंबे प्रश्न हैं, लेकिन उसमें से एक पर ही हम यहाँ जिक्र करेंगे। ये 5वां प्रश्न है, Why does the poet not want to bother himself with creeds and schools? जब भी आप कोई लंबा उत्तर लिखना शुरू करें तो ध्यान दें कि प्रश्न में मुश्किल शब्द कौन से हैं। पहले उन शब्दों को समझाएं और फिर उसके बारे में आगे लिखें। तो इस प्रश्न के मुश्किल शब्द हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स। इनका मतलब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आशा है कि आप इसे लिख पाएंगे। तो एक उत्तर का जिक्र यहाँ करते हैं। Creeds and schools represent old ways of thinking. Traditional thoughts are bound by rules and old habits. Social, political, and cultural changes cannot happen unless one stops thinking in traditional ways. The speaker feels a need for change. We know
that this poem was written in 1855. At this time, slavery was still legal in the southern states of USA. The poet was against slavery. He wanted every person living in America to be free. Walt Whitman, along with many other writers of his generation, also wanted American English to be free of conventions and rules imposed by British English. Thus, Whitman was a major supporter of changes in the society and language of his country. He wanted freedom of expression for all his countrymen. He wanted a new kind of English language to emerge from USA. He does not want to bother himself with creeds and schools because they would prevent his freedom to pursue the goal of bringing about changes in society and language. गौर करें कि इस उत्तर में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले समझाया गया है कि क्रीड्स और स्कूल्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है पुरानी तरह की सोच। फिर जिस समय यह कविता लिखी गई उसके बारे में कहा गया है कि इस समय की पीढ़ी बदलाव चाहती थी। फिर समझाया गया है क्यों बदलाव चाहती थी। बदलाव खाली बदलाव के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई बहुत महान लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं समाज में जो यह पीढ़ी बदलना चाहती थी और उसमें एक प्रमुख दिक्कत थी गुलामी व्यवस्था। यह पीढ़ी चाहती थी कि यह व्यवस्था खत्म की जाए। यह एक सामाजिक, एक राजनीतिक चेंज हुआ। यह पीढ़ी यह भी चाहती थी कि एक अमरीकी अंग्रेजी का सृजन हो जो ब्रिटेन की अंग्रेजी से अलग हो, क्योंकि उनको अपने देश की अलग पहचान बनाना एक उत्तम लक्ष्य प्रतीत होता था। उसके बाद हमने बताया कि यह लक्ष्य लोकतांत्रिक विचारों से भी जुड़ा हुआ था कि व्हिटमैन ये सारे हक अपने सब देशवासियों को देना चाहते थे। इस बदलाव में वे सारे देशवासियों को सम्मिलित करना चाहते थे। और प्रश्न हमने खत्म फिर उन मुश्किल वाले शब्दों से किया जिससे शुरू किया था, क्रीड्स एंड स्कूल्स की। क्यों कवि इन क्रीड्स और स्कूल्स की परवाह नहीं करता? क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता पे, उसकी नई सोच पर बंदिश लगाते हैं। यह वीडियो और यह लेसन यहाँ पर खत्म होता है।